इजराइल के शोधकर्ताओं ने हाल ही में पौधे से निकलने वाली आवाज का पता लगाया है और इस पूरी रिसर्च को दुनिया भर में अपनी तरह की पहली रिसर्च के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन भारत के कई लोग हैं जिनका यह मानना है कि जो पूरी रिसर्च है वो दरअसल पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेसी बोस ने भी इसी तरह के कुछ रिसर्च पेश किए थे, इसी तरह के कुछ निष्कर्ष पेश किए थे, लेकिन उस समय लोगों ने उनकी बात को नहीं माना था। और अब हाल ही में इजराइल के शोधकर्ताओं द्वारा उन्हीं की बात की पुष्टि की गई है, उन्हीं की रिसर्च की पुष्टि की गई है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं के जीवन काल और विज्ञान के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा था उस योगदान को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम जेसी बोस के एक संक्षिप्त परिचय को जानने की कोशिश करेंगे और विज्ञान के क्षेत्र में उनका किस तरह का योगदान रहा है उस योगदान पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पौधों को लेकर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था, क्या अध्ययन किया था, उस अध्ययन को समझेंगे और अंत में निष्कर्ष पर बात करेंगे। एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जेसी बोस के संक्षिप्त परिचय को जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में कुछ बुनियादी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमने पहले ही बात की कि जो जेसी बोस थे वो भारत के सबसे प्रसिद्ध प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे। इसके अलावा वो एक फिजिसिस्ट भी थे, यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत ज्यादा विशेष काम किया था। इसके अलावा उनका जो जन्म हुआ वो 30 नवंबर 1858 को तत्कालीन अविभाजित बंगाल में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था और उससे पहले ही इनका जन्म बंगाल में हो गया था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही उसकी बात करें तो इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग की वो भारत से ही प्राप्त की। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए वो लंदन चले गए, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से बीएससी की डिग्री हासिल की। अब ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन है ये साल 1883 तक लंदन यूनिवर्सिटी का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद ये एक अलग यूनिवर्सिटी बन गया। इसके अलावा इसके बाद वो 1884 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां पर उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में बीए की डिग्री हासिल की। तो ये तो उनकी एजुकेशन की बात हुई। इसके बाद वो भारत भी लौट आए और भारत में लौटकर उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, बहुत ज्यादा काम किया। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में उनके एक योगदान को इस लिहाज से भी याद किया जाता है कि उन्होंने भारत में साइंस फिक्शन को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा योगदान दिया था और इसी बात को ध्यान में रखते हुए चंद्रमा पर, मून पर एक क्रेटा का नाम उनके नाम पर रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने साल 1917 में एक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की थी। इस इंस्टीट्यूट को आज हम बोस इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं और ये जो इंस्टीट्यूट था उस समय एशिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था जहां पर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की जाती थी, यानी तमाम जो विषय मौजूद हैं उन विषयों को एक साथ लाकर एक विशेष किसी सब्जेक्ट पर रिसर्च की जाती थी। तो ये इनका बहुत ज्यादा विशेष योगदान माना जाता है। तो ये तो इनके एक जीवन परिचय की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में जेसी बोस का क्या योगदान रहा है उस योगदान को जानने की कोशिश करते हैं। तो यदि आप विज्ञान के क्षेत्र में जेसी बोस के योगदान का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसका अध्ययन मुख्य तौर पर 2 पिलर्स के बेस पर किया जा सकता है, 2 आधारों पर किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला आधार होगा कि उन्होंने सिग्नल के वायरलेस ट्रांसमिशन के क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा विशेष योगदान दिया, उसके आधार पर आप इनका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इनका आकलन कर सकते हैं। और दूसरा आधार यह होगा कि इन्होंने पौधों की फिजियोलॉजी के क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा विशेष योगदान दिया, उनके आधार पर भी, उसके बेस पर भी आप इनका आकलन कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो ट्रांसमिशन की बात करें तो इन्होंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, इस ब्रांच को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया और इसके प्रमुख योगदानकर्ताओं के तौर पर जाना जाता है। और इस संबंध में एक बहुत दिलचस्प वाकया भी है। वाकया ये है कि दुनिया के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे जिनका नाम था नेविल मॉट, जिनके योगदान को इस लिहाज से समझा जा सकता है कि इन्हें साल 1977 में विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने जेसी बोस के संबंध में एक बार एक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी में इन्होंने कहा था, इस पूरे कमेंट में इन्होंने कहा था कि जेसी बोस अपने समय से तकरीबन 60 वर्ष आगे हैं और जेसी बोस ने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का अनुमान बहुत पहले ही लगा लिया था।
और यहाँ पर सबसे विशेष बात ये है कि ये जो पी और एन टाइप्स जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इनको मुख्य तौर पर साल 1941 में ऑफिशियली खोजा गया था। लेकिन जो जेसी बोस थे उन्होंने 1941 से बहुत पहले ही इन सेमीकंडक्टर्स का अनुमान लगा लिया था। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान कितना ज़्यादा विशेष था। इसके अलावा जेसी बोस ने माइक्रोवेव रेंज में विद्युत चुंबकीय संकेतकों को उत्पन्न करने वाला और इन्हें ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति भी माना जाता है जिन्होंने जो मुख्य तौर पर माइक्रोवेव रेंज होती है उसमें विद्युत चुंबकीय संकेतकों को उत्पन्न किया था। और इसको प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक प्रदर्शन भी किया था। ये प्रदर्शन साल 1895 में कलकत्ता में किया गया था। और इस पूरे प्रदर्शन के दौरान इस पूरी जो उन्होंने प्रदर्शनी की थी, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरह से वायरलेस रूप से माइक्रोवेव जो वेव्स होती हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मुख्य तौर पर जहां पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था उससे दूसरी तरफ एक डोरबेल मौजूद थी। इस डोरबेल को उन्होंने माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करते हुए बजाया था वायरलेस तरीके से। तो ये एक उस समय का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, इस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव्स को लेकर, इसके अलावा रेडियो तरंगों को लेकर इन्होंने तकरीबन 12 पेपर्स प्रकाशित किए थे। इसके अलावा इन्होंने ही पहली बार रेडियो रिसीवर की धारणा भी पेश की थी। और इसी रेडियो रिसीवर की धारणा के बेस पर, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आगे चलकर वायरलेस टेलीग्राफी भी विकसित की गई। लेकिन यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि वायरलेस टेलीग्राफी को विकसित करने का जो श्रेय दिया जाता है वो एक इटालियन साइंटिस्ट गुग्लियमो मार्कोनी को दिया जाता है। और इन्हें ही इनके योगदान के लिए 1909 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि कहीं भी जेसी बोस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके योगदान के लिए कभी भी सराहा नहीं गया, उनको उनका श्रेय नहीं दिया गया। ये इस लिहाज से भी हो सकता है कि जेसी बोस ने कभी भी अपनी तकनीक का पेटेंट नहीं कराया था। इस संबंध में एक वाकया बहुत ज्यादा प्रचलित ये है कि एक बार जेसी बोस को एक यूरोपीय बिजनेसमैन का फोन आता है। बिजनेसमैन उनसे पेटेंट की बात करता है, लेकिन जेसी बोस पूरी तरह से इस संबंध में इनकार कर देते हैं और उनका फोन काट देते हैं। दरअसल जेसी बोस ने इस संबंध में एक लेटर लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर को। उन्होंने अपने लेटर में स्पष्ट तौर पर कहा था कि यूरोप में पैसों के लिए बहुत ज्यादा मारामारी हो रही है, बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस देखने को मिल रही है और विज्ञान का उपयोग पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विज्ञान का जो उपयोग है वो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, समाज के विकास के लिए होना चाहिए। तो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि विज्ञान को लेकर, समाज के विकास को लेकर उनके क्या विचार थे। तो ये तो ट्रांसमिशन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और पौधों को लेकर उनकी क्या रिसर्च थी, प्लांट्स के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया था, उस काम को समझने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य तौर पर लोगों के बीच अक्सर ये धारणा रही है, ये विचार बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने अपने करियर में एक परिवर्तन किया था। परिवर्तन दरअसल ये था कि पहले वो एक फिजिसिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, एक भौतिक वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे थे और बाद में वो एक बायोलॉजिस्ट के तौर पर काम करने लगे, एक बायोलॉजी के क्षेत्र में, प्लांट्स के क्षेत्र में काम करने लगे। लेकिन कई जानकार ये कहते हैं कि यदि आप जेसी बोस की काम का गहनता से विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि दरअसल उनके दोनों ही कार्यों में बहुत ज्यादा समानता मौजूद है। मुख्य तौर पर जो जेसी बोस थे उन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में विद्युत संकेतों को लेकर बहुत ज्यादा विश्लेषण किया था, बहुत ज्यादा काम किया था और इस बेस पर उन्होंने जो नॉलेज अर्जित की थी, जो ज्ञान अर्जित किया था, उस ज्ञान का इस्तेमाल मुख्य तौर पर उन्होंने पौधों का अध्ययन करने के लिए किया। इस पूरे ज्ञान के माध्यम से उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, एक ऐसा उपकरण बनाया जिस उपकरण के जरिए हम पौधों से निकलने वाले हल्के संकेतकों को भी पकड़ सकते थे। यानी पौधे जो हैं वो बहुत छोटे छोटे सिग्नल्स देते हैं, तो इनके इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम उन सिग्नल्स को बहुत आसानी से पकड़ सकते थे। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी भी बाहरी क्रिया की वजह से पौधों में वैसी ही प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, पौधों के जो टिश्यूज होते हैं उसमें वैसी ही प्रतिक्रिया आती है जैसी प्रतिक्रिया हमें जानवरों के टिश्यूज में आती है। यानी इन्होंने बताया था कि जानवरों और पौधों के बीच कोई खास अंतर मौजूद नहीं होता है। और बाद में कई बायोफिजिसिस्ट ने उनके इस सिद्धांत की पुष्टि भी की थी। इस संबंध में उन्होंने किताब भी लिखी थी। किताब 1902 में प्रकाशित हुई जिसका नाम था रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग।
इसके अलावा उन्होंने कई विवादास्पद बयान भी दिए, कई विवादास्पद सिद्धांत भी पेश किए, जिसमें से एक सिद्धांत ये था, उन्होंने बताया था कि न सिर्फ पौधे बल्कि जो निर्जीव अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पदार्थ भी किसी बाहरी दबाव का जवाब दे सकते हैं, यानी किसी बाहरी क्रिया के दबाव में सिग्नल भेज सकते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि सजीव और निर्जीव जगत के बीच कोई विशेष अंतर मौजूद नहीं होता है और जो पौधे हैं वो सजीव और निर्जीव जगत के बीच एक मध्यस्थ के तौर पर, एक मीडिएटर के तौर पर काम करते हैं। और इसी वजह से कई जानकार कहते हैं कि इन्होंने पौधों का बहुत ज्यादा विश्लेषण किया था, बहुत ज्यादा अध्ययन किया था। हालांकि कई जानकार ये भी मानते हैं कि इनका ये जो विवादास्पद बयान है, मुख्य तौर पर निर्जीव और सजीव जगत एक ही होता है, ये बयान, ये जो पूरा सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहीं ना कहीं जो हमारी एंशिएंट फिलॉसफी है उस फिलॉसफी से प्रेरित था। तो इन पर हमें हिंदू माइथोलॉजी और हिंदू फिलॉसफी का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये तो उनके पौधों के क्षेत्र पर उन्होंने क्या काम किया था उसकी बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में बोस के अधिकांश कार्यों की, अधिकांश सिद्धांतों की पुष्टि की जा चुकी है और यहाँ पर वो अपने समय से बहुत ज्यादा आगे बढ़कर काम कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोस को जिस तरह का सम्मान दिया जाना चाहिए था वो सम्मान अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है। ऐसे में इजराइल के शोधकर्ताओं द्वारा ये जो हालिया रिसर्च की गई है, ये हालिया रिसर्च भी बोस के कार्यों की पुष्टि करती है और इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी अब उनके कार्यों की और ज्यादा पुष्टि होगी और उनके कार्यों पर और ज्यादा शोध किए जाने की जरूरत है, और ज्यादा रिसर्च किए जाने की जरूरत है, ताकि उन्होंने किस तरह के रिमार्केबल काम किए वो काम और लोगों के सामने, आम जो जनता है, जनता के सामने पेश किया जा सके। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई। अब इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग किताब के लेखक जेसी बोस किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी अंग्रेजी साहित्य, ऑप्शन सी सूचना प्रौद्योगिकी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।